हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे 50 मिनट्स में, जिसमें हमारा मैथ होगा, रीजनिंग होगी और जीएस होगा। ठीक है, तो जिस जिसे क्वेश्चन लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो आराम से अपना पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो क्वेश्चन करके देखें। इससे हमारी स्मार्ट अप्रोच पे काम करें। क्वेश्चन में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, मीन्स मार्क एंड रिव्यू कौन सा क्वेश्चन करना होता है, हैंड टू हैंड सोल्व कौन सा क्वेश्चन करना होता है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, हम सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन था, 2019 में पुलवामा में हमला हुआ था। वो पता है कि हमारी एक बस जा रही थी, किसकी बस जा रही जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक जा रहे थे, और उस पर क्या हुआ था, कुछ आतंकवादी ने अटैक कर दिया था हमारी सही उसकी जवानों की बस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात है ये। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है दो अंकीय संख्याओं के योग अंकों का योग 9 है। अब देखो, अगर आप ऐसा करेंगे, मानो दो अंकीय संख्या 10x+y है, उसके अंकों का योग x+y बराबर 9 है, तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आप ऐसे करो। यही तो सीखना है कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन अब पता है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा पेपर में भी आया था, ये क्वेश्चन इस वीडियो में भी आया है, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। हम इसका करने का तरीका क्या है, बाई ऑप्शन। कह रहा है दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। देखो, 4 5 9, 5 4 9, 7 2 9, 2 7 9, मतलब सारे के सारा 9 है। मीन्स अभी हम इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। अब करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब मूल संख्या है 45, क्रम को उलट दिया जाए कितनी बन जाएगी, 54। ठीक है, आगे क्या कहता है, और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या ये वाली है, इसमें 9 जोड़ दिया, तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है। क्या ये 3 गुने के बराबर होगी, 3 पंजे 15, 9 4 13। कभी नहीं होगी, इसका इकाई अंक 3 आ रहा है, इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, तो कभी नहीं हो सकती। 54 से बात कर लीजिए, 44 नहीं, 5 नहीं है, तो 54 भी मुश्किल है, फिर भी चेक कर लेते हैं। वो क्या कहता था, क्रम को उलट देने पर, उलटने से मूल संख्या हमारी 54 है, क्रम को उलट दिया होगी 45, उसमें 9 जोड़ दिया, और मूल संख्या में 3 से गुना कर दिया, तो 3 चौक 12, इकाई अंक आ गया 2, 9 5 14, इकाई अंक आ गया 4, तो ये भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं 72 की। 72 क्या है, हमारी मूल संख्या है, उसमें 3 से गुना करनी है, और अंक पलटने के बाद बनेगी 27, इसमें 9 जोड़ देना, 9 7 16। पता है कि ये और ये कभी इक्वल आ ही नहीं सकते, इसको भी छोड़ो। बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन, यही आंसर होगा, मन नहीं है तो चेक कर सकते हैं। मूल संख्या क्या थी हमारी 27। ठीक है, अंक पलटने के बाद बनेगी 72, अंक पलटने के बाद क्या करना है, उसमें 9 जोड़ देना है। ठीक, और ये वाली संख्या में क्या करना है, पुरानी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे। देखो, 9 2 11, 3 7 21, 1 1, इकाई का अंक दोनों तरफ 1 आ रहा है, ये राइट आंसर है। चाहे आप कर सकते हो चेक, 27 से 81, और 72 और 9 81। ठीक है, ये स्मार्ट अप्रोच है, मुश्किल 30 से 40 सेकंड लगेंगे आपको करने में। ठीक, अगर आप पूरा करेंगे 10x+y, तो भाई 3 से 4 मिनट भी ले सकते हो, और जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो 1.5 से 2 मिनट ले लेंगे, इतना तो लग ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। सीधा लुसेंट से उठाया क्वेश्चन है, विविध का पहले इसमें दे रखा है, लुसेंट के लास्ट में पहली पेज पे दे रखा है विविध में, कि अब भारत में प्रथम महिला है। ठीक, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसमें राजकुमारी अमृता कौर क्या थी, सुमित्रा महाजन क्या थी, सुचित्रा कृपलानी क्या थी, सब उसमें ही लिखा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, जिसका एक एंगल 90 होता है, उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम में, वही क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, 12 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, द राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। बेस, तो बेस मतलब आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है बाकी जो डिफरेंस है दो साइड्स के 6 है। ये मान लिया, अगर मेरी ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, x+6। ठीक है, अगर आपको इसको x मान लो तो ये x-6, जैसा आपको मन करे वैसा मान सकते हैं। तभी तो डिफरेंस है, आप बोले x+6, ये क्यों मानी, ये क्यों ना मानी। पता है कर्ण क्या होती है, सबसे हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए x+6 होगी, और ये x होगी, तब तो डिफरेंस 6 का आएगा। ठीक है, आपको क्या पता है कि मेरा 3 4 5 एक ट्रिपल एट होता है। ठीक है, 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, बेस का। पहले 3 से गुणा कर लेता हूँ, 3 या 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। आप बोले ठीक है, आप बोले अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी तो बन सकता है। हाँ, ये भी बन सकता है, तो दोनों, ये भी ट्रिपल एट है, ये भी ट्रिपल एट है। पता कैसे चलेगा, आगे पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द विल बी द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, पैरामीटर पूछ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या बोला, दो साइड का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, इसके अकॉर्डिंग ये वाली होगी और इसके अकॉर्डिंग ये वाली होगी। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस, तो 12 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, 12 12 पहले दे रखा है, बेस है, इससे मतलब नहीं है। बाकी जो दो साइड बची इनका डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो क्या इसका और इसका डिफरेंस 6 है, आप बोलोगे 4 है। क्या x का इसका डिफरेंस 6 है, आप बोलोगे ठीक है यही है। तो इनका डिफरेंस 6 है, तो क्या होगा हमारा, साइड ये होगी 9 12 15, यही हमारा कंफर्म होगा, यही साइड थी हमारी।
ठीक है, कुछ नहीं निकालना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। पैरामीटर क्या होगा, इनका आपस में जोड़ो, 12 9 21, 21 और 15 कितने होते हैं, 36। ये सिर्फ मैंने सिखाने के लिए, क्या आप समझ जाएंगे, 9 6 15 यही आ रहा है, या तो आएगा नहीं, सीधे ये लाइन लिखनी है, ये लिख के आंसर आ जाएगा। ठीक, मुश्किल से बस 20 सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, वो कह रहा साइन थीटा कोस थीटा बराबर जीरो है। जीरो कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू दोनों तरफ सेम होगी। सेम कब होगी, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री भी क्या होता है, 1/√2। और कोस 45 डिग्री भी क्या होता है, आप बोलोगे 1/√2। अब 1/√2 में से 1/√2 जाएंगे तो जीरो बचेंगे, तो 45 की वैल्यू ही होगी। सीधी सीधी बात है, तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो इसका क्या कर लेंगे, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब। ठीक, प्लस ऐसी थ्री, कोस√3, कोस थीटा कितना है, कोस 45, 1/√2, इसका भी क्यूब 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/2√2 प्लस 3 × 1/2√2। ये देखो, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2, बेस सेम है तो न्यूमिनेटर को जोड़ देते हैं ऐसे ही डायरेक्ट। तो कितना हो गया है, 3 और 1 4, 4 2/√2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2/√2। अब पता है, जब भी नीचे रूट होता है उसको हम नहीं छोड़ते, उसे खत्म करने के लिए सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या गया, ओनली √2, ओनली √2। ये कैलकुलेशन में प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 55 72 123 को विभाजित करने पर 3 7 और 6 शेष प्राप्त हो। ठीक है, अगर मैं इनको भाग करूंगा, किसी इन संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी, इन इन में से इसे भाग देने पर पहले ये आना चाहिए, फिर इसे भाग देने पर ये आना चाहिए, फिर इससे इसे भाग देने पर ये आना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर 66 से तो 55 को भाग जाएगी नहीं, ये तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं। ऐसी 1 1 7 से 55 को कभी डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचेगा या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। अब 26 से डिवाइड करें, देखो 26 दूनी 52, 52 में से 55 में से 52 गए तो आप बोलेंगे कितना बचेगा, 3, ये तो आ गया। अब 72 में देख लो, 26 दूनी 52, 26 से कितना होते हैं, 78। तो 52, तो ये भाई ये तो कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, 20, तो ये आना चाहिए था 7, बच कितना रहा है 20, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, बचा क्या, ये वाला आंसर। लगाओ आगे बढ़ो। अब बोले नहीं मैं कैसे बढ़ जाऊं, मैं तो पहला पूरा चेक करूंगा। भाई जिसे करना टाइम वेस्ट वो कर सकते हैं, अभी तो हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। चेक कर देखो, 13 से 52 में डिवाइड करें, 13 × 4 = 52, कितने बचे, 3। हाँ ये आ गया। फिर क्या होगा, 13 × 78 नहीं जाएगा, 13 × 13 × 5 = 65, कितने बचेंगे, 7, ये वाला आ गया। 13 7 = 91, 13 8 = 104, 13 9 = 117, कितना आ गया, 6, ये आ गया। सेटिस्फाई कर दिया ना, कर दिया, तो इन्हें सेटिस्फाई करे तीनों को। ये तो पहले नहीं हो सकते थे, इसको और इसको चेक करना था। 10 सेकंड इसमें लगेंगे, 10 सेकंड इसमें लगेंगे, बल्कि इसमें चेक कर दिए, चल गया पता, ये वाला हो गया, 10 सेकंड में आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं इसको चेक करने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। किसकी बात की, साधारण ब्याज की बात की है, तो कितनी हो जाएगी, 2 × 5 = 10। ये दे रखा है हमारा अमाउंट, तो 10 10 मतलब 110, कितना हो जाएगा, 26 400, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24। अब बोलिए क्या कर दिया, समझा देता हूँ, देखो ऐसे क्या, अभी सिखा देता हूँ। आप जानते हैं क्या होता है, इंटरेस्ट निकालने के पीआरटी अपॉन 100 करते हैं, क्या लिखते हैं, पीआरटी अपॉन 100। तो भाई मैं इतना बड़ा बच्चा नहीं हूँ, मैं तो छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरा ये लिखूंगा। मुझे पता है कि 2 साल की बात की है, 5% बात की है, तो कितनी होगी, 5 दूनी 10, 10% मेरे क्या आ जाएगी, मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज आ रहा 10%। अपना में कोई भी धनराशि कितनी होती है, 100 होती है, 100% होती है, उसमें 10% मैंने ब्याज जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, 110%। ये क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट। अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो बनता है अमाउंट, मिश्रधन। उसने बोला 2 वर्ष बाद इतनी वापस करनी है, ये क्या वापस किया उसने, उसने प्रिंसिपल वापस नहीं किया, उसने इंटरेस्ट वापस नहीं किया, वो पूरी चीज वापस करेगा ना, जिसमें प्रिंसिपल भी होगा, जितना आपने मूल लिया वो भी, प्लस ब्याज भी। तभी तो लौटाते हो किस चीज को, मन बैंक से कर्जा लेते हो 1 लाख रुपए का, 1 साल बाद 4% पे कितना लौटाओगे, वही वाले सीन इसका है। तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, ये जीरो से जीरो कट गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 आ गया, यही आंसर है। ऐसे बताया था मैंने। अब बोलोगे 3 जीरो है, 2 जीरो है, आपको पता है कि इस जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो बचेगा, 240। अब परसेंट का 2 जीरो भी तो आएंगे, इसलिए 3 जीरो आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का पहला संरक्षित वन कहाँ है, तो आपको जिम कॉर्बेट पार्क नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा। उसने पूछा भारत का पहला, नहीं पूछा भारत का पहला संरक्षित वन पूछा है। खाली भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो भाई सही बात है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, सबसे पुराना जो उत्तराखंड में पड़ता है। इसने पूछी संरक्षित वन की बात की गई है,
संरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये जिम करबेट पार्क देख के लगा राष्ट्रीय उद्यान के समझ के कब इसको आंसर लगा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो किससे हो जाएगा ये, बोर्ड मास से हो जाएगा। बोर्ड मास क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से और, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। बार बार मैं इसलिए बताता हूँ, जो लोग नए जुड़ते हैं हमारे साथ तो उनको रिवाइज मतलब उनको कुछ चीज नया कंसेप्ट पता चल जाएगा, जो पुराने हैं उनको रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 17 में से 2 गए, कितने बचे, 5 बचे। 5 से कितना आ गया, 45। 10 से कितनी हुई, 0 से 0 कट गया, क्या हो गया, 180 मल्टीप्लाई 9। देखो 2 से गया, 17 में से 2 गए, 15, 15 या 45, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया। ये हो गया कितना, 15, 15 या 45, 0 से 0, तो 180 मल्टीप्लाई 3। ये कितना आ गया, इतना सोल्व करके आ गया, ये इतना सा। इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई टू इतना हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को फिर से, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 2 जा 6 माइनस के 6, तो 2 3 जा 6, 6 0 0, 18 छक्का 108 माइनस 6 कितना आ गया, 10 74। 80 में से 6 गए, 74 बचे, 10 का 10। ठीक है, यही तरीका है, सिंपल है, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो ये तो कभी हो नहीं सकती, ये कभी हो नहीं सकती, कंफ्यूजन होगा इन दो में। सबको पता है कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। उसने पूछा भारतीय मूल की, ठीक है, तो कल्पना चावला। जूही चावला की, जूही चावला से कोई मतलब नहीं है। एक तेरे नाम में हीरोइन है शायद, उनकी सिस्टर है ये। पी क्यू से लंबा है, अच्छा भाई, पी जो है क्यू से लंबा है। मैं ऊपर लिखता हूँ लंबा, नीचे की तरफ लिखता हूँ छोटा। आपको जैसा मन करे, आप कोई को इधर लंबा इधर छोटा, जैसा आपको सही लगे वैसा लिख सकते हैं। ये आर एस से लंबा है, तो आर अगर एस का मुझे पता नहीं, कोई रिलेशन नहीं दे रखा तो छोड़ो। अभी एस का और क्यू का दे रखा है, क्यू मेरे पास ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो एस और क्यू को देख लेते हैं। एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, तो एस इधर आ जाएगा। देखो क्यू से तो लंबा हो गया और पी से छोटा हो गया एस, ठीक है। पी आर से छोटा है, पी आर से छोटा है, पी आर से, पी आर से छोटा है, तो आर इसके भी ऊपर आ गया। ठीक है, तो अभी ये हमारा रह गया था, आर एस से लंबा है। देखो आर एस से लंबा हो गया, ठीक है। पी छोटा भी हो गया, ठीक है। एस क्यू से लंबा हो गया, ठीक है। पी से छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर कौन है, आर, वही सबसे लंबा। सबसे नीचे कौन है, क्यू, सबसे छोटा। सबसे लंबा पूछा तो ये वाला आंसर हो गया, कुछ नहीं था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक क्या है, एक संगठन है, उस सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, केन्या। तो मैं आपको एक संगठन से, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है संगठन से, उनके हेडक्वार्टर से, है ना। उसमें मतलब एक आ रहा है हमारा उससे, क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा से, परमाणु संयंत्र से। ठीक है, तो इससे की एक सेपरेट क्लास ले लेंगे, इसमें सारी चीज हम आपको बता देंगे 15 से 20 मिनट की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है कि एक 1.5 किलो के केक को 10 लड़कों के बीच में बांटा गया, तो 0 से 0, 1 0 0, 150 ग्राम कैसा हो गया। अब पता है 1.5 केजी दे रखा है और नीचे दे रखा है 10 बच्चे, लेकिन दे रखा है आंसर ग्राम में। तो पहले केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट है, इससे एक जीरो कट जाएगा, या पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, इस जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, बचा कितना, एक जीरो। कितना हो गया, 150, 150। कुछ नहीं किया, सिर्फ किलो को ग्राम में चेंज करके आंसर आ गया, ऐसे डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई। तो श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई, गुजरात से शुरू हुई। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन, OPRATION, फ्लड। ठीक है, किसने स्टार्ट की थी ये, वर्गीस कुरियन जी ने स्टार्ट की थी ऑपरेशन फ्लड। इससे क्या हुआ था, मतलब हमारी जब से आई थी, तो ये गुजरात में 1970 में, गुजरात में 1970 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। तो दूध की पहले जो किल्लत थी उसको खत्म करने के लिए वर्गीस कुरियन जी ने इसको प्रायोगिक पैटर्न पर शुरू किया था। किस पर, प्रायोगिक, पूछ ले किस पैटर्न पर आधारित थी, तो प्रायोगिक पैटर्न पर आधारित थी। पैटर्न पे, और एक मात्रा गलत लग गई, पैटर्न, क्योंकि ये मात्रा पहले लगती है, ठीक है। पैटर्न पर आधारित थी, ठीक है। गुजरात की राजधानी की बात कर ले तो गुजरात राजधानी को पता है गांधीनगर है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले, गिर राष्ट्रीय उद्यान, बसंत राष्ट्रीय उद्यान, जैसे गिर, बसंदा, ठीक, ब्लैक बक। पशु की बात कर ले, गुजरात के ये राष्ट्रीय उद्यान है। पशु की बात करूंगा मैं, गुजरात का राष्ट्रीय पशु
क्योंकि अब एक क्वेश्चन आया था कि गिलहरी कहाँ का राष्ट्रीय पशु, कुछ इस तरह से आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आंसर है महाराष्ट्र का। ठीक है, उसमें ऑप्शन गोवा भी था और भी थे, मतलब तो महाराष्ट्र का राइट आंसर है उसका। पशु एशियाटिक शेर क्या है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं। एशियाटिक शेर। ठीक है, और पक्षी की बात कर ले तो ग्रेट फ्लेमिंगो, फूल की बात कर ले तो मैरीगोल्ड, मतलब गेंदा का फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी। नदी आपने बहुत पढ़ी होंगी, उत्तर भारत की नदी पढ़ी होंगी, दक्षिण भारत की नदी पढ़ी होंगी, लेकिन ना उत्तर भारत की पूछी ना दक्षिण भारत की पूछी, ये पूछ ली केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की नदी। तो मैंने ऐसे याद रखा, दी से दादर, द से दम, न से नगर, न से नंगर। तो दादर नागर हवेली, दमन नंगर, क्या है, दमन गंगा, दमन गंगा, दादर नागर। तो दादर से दम, दादर से दमन, और नगर से नंगा। ठीक है, दादर नागर हवेली की है दमन गंगा। ठीक, वो कहते हैं ना चाहे दम निकल जाए लेकिन नहाऊंगा कहाँ, गंगा में नहाऊंगा। कौन कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं, दादर नगर हवेली कह रहे हैं, नगर से आया हूँ, हवेली छोड़ गया हूँ अपनी, मेरे नगर में हवेली है मेरी, कुछ जिसे कहते हैं हवेली है अपना आप में, चाहे दम निकल जाए गंगा में नहाऊंगा, जब आया हूँ तो वहां से छोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने क्या होता है पता, अगर एलसीएम निकालना होता है तो सबसे बड़ी वाला लेते हैं पावर, और एचसीएफ निकालने के लिए तो छोटी वाली पावर लेते हैं, जो मतलब जो सब में कॉमन हो, छोटी से छोटी पावर। तो ये क्या होगी, 2/2, 2 पावर 2, 3 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, ये भी हो सकता है। फिर 3 में देख लो पावर छोटी वाली कौन सी है, 3 पावर 4, पावर 4, ये भी नहीं हो सकता, ये राइट आंसर है, 5 सेकंड में आंसर आ गया। तो 5 की हो जाएगी, 5 पावर 3, ये वाली 5 पावर 3, 5 पावर 3, 7 की पावर कहीं और है नहीं कॉमन, तो ये तो लेंगे ही नहीं। ठीक, एचसीएफ में होता है जो दोनों में हो सबसे छोटा वाला कॉमन, जो छोटा वाला कॉमन होता है पावर, छोटी पावर जो होती है वो एचसीएफ होती है, एचसीएफ। जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यही कंसेप्ट है एचसीएफ एलसीएम का। ये कह रहा है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 12, मोड मतलब होता है बहुलक, क्या है बहुलक। वो कह रहा है यदि किसी संख्या का मतलब जो डाटा दे रखा है इसका बहुलक 12 है तो के की वैल्यू बतानी है। अब 12 बहुलक कब होगा, जो 12 सबसे ज्यादा बार आया, बहुलक का मतलब क्या होता है, बार बार आना, रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार जिस चीज का होगा वही इसका बहुलक होगा, मतलब मोर टाइम्स, अधिक बार जो आया होगा। ठीक है, बार बार आना, आप बोलोगे यार 12 12 2 बार आया है, ठीक है, 15 15 भी 2 बार आया है, ठीक है, तो हम कैसे बोलते 12 इसका आंसर होगा। और 11 11 भी 2 बार आया होगा, ठीक है। 14 वन टाइम्स है, ये तो हो नहीं सकता। 9 वन टाइम्स है, 8 वन टाइम्स है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 11 12 15 में कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो इनमें से किसी एक को 3 टाइम्स कर दूंगा वही आंसर होगा। आंसर क्या लाना होगा मुझे, 12 ऑलरेडी दे रखा है, ये बहुलक 12 ही है, तो के की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 12। तो 12 कितने टाइम्स हो जाएगा फिर, 3 टाइम्स हो जाएगा, ज्यादा टाइम्स क्या हो गया, 12, तो 12 इसका आंसर हो गया। देखो पहले आंसर दे रखा था, बस के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू क्या होगी, 12, क्योंकि तो ये तीन जो 3 टाइम्स होगा वही आंसर है, आंसर हमारा 12 है, तो 12 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। अब देखो तमिलनाडु में, मैं बताऊंगा आपको, मैं मीनाक्षी मंदिर घूम के आ चुका हूँ तमिलनाडु में, इसका मतलब ये नहीं आपको पता होगा मैं घूम के आया हूँ तो। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, सब जानते हैं, नाम भी इसका ऐसे ही, मीनाक्षी अम्मन करके। तो ऐसे नाम जैसे अम्मन, मुत्तू, रामालू, इस तरह के जो नाम होते हैं ना अजीब अजीब, थोड़ा पोट्टावी, ये पद्मनापुरम, ये कोट्टम, बल्लूवरम, इस तरह के जो अजीब से नाम होते हैं वो तो साउथ में ही चलते हैं। बेकल किला, सिर्फ बिना पते भी आंसर लगा दोगे, बेकल किला ही अजीब से नहीं है, बाकी सब अजीब से, जैसे इधर बोलते हैं ई, ई माने मक्खी, सापड़ा, सापड़ा माने खाना खा लेना, सापड़ा, तो अजीब अजीब चलता है। इल्ले, इल्ले माने नहीं, जैसे हमारे बोलते हैं, जैसे कि मतलब किसी आदमी को बोल देते हैं ना कि ये तो कुछ नहीं है, वैसे ही है, निठल्ला आदमी है, घूमता रहता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ के हर एक वर्ड्स अलग हैं, नाम थोड़े अलग हैं, जैसे अपने यहाँ लिखते हैं, जैसे कि नाम लिखते हैं राजकुमार, पूरा नाम लिखेंगे राजकुमार सिंह ऐसे करके, इधर ऐसे लिखते हैं आर राजकुमार, तो शॉर्ट फॉर्म पहले, फुल फॉर्म बाद में, ऐसा करके, आर राजेश ऐसे करके लिखते हैं, एच हर्षित, बी हर्षित, इस तरह के नाम चलते हैं, पहले शॉर्ट फॉर्म फिर फुल फॉर्म। अजीब अजीब सी चीज देखो, अम्मन, बल्लूवरम, कोट्टम, पदनाभुरम, इस तरह की चीज साउथ में होगी, तमिलनाडु में कौन सी नहीं होगी, जो अजीब से नहीं होगी। बाई ऑप्शन आप इलिमिनेट करके भी कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण किया? किसका मुंबई में ताज पैलेस होटल की बात कर रहा है वो? तो मुंबई में ताज पैलेस होटल क्या है? ये है जमशेद टाटा। जमशेद टाटा जी ने बनाया था। किसने बनाया था ये? जमशेद टाटा जी ने बनाया था मुंबई में ताज पैलेस होटल। जिस तरह का ना बढ़िया सा एकदम शानदार सा होटल है ताज पैलेस। ठीक, तो जमशेद टाटा जी का नाम सुना होगा। मुंबई में ताज, ताज पहनेंगे जमशेद टाटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन किसने शुरू किया था? आपको पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले प्लस मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने स्टार्ट किया था ये स्वदेशी आंदोलन, मतलब इनका हाथ है स्वदेशी आंदोलन में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसे इस बात का भी नहीं पता होगा स्वदेशी आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना थे या नहीं थे, तो ये पहली बात तो कब से कब तक चला था? ये 1905 से 1907 तक। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन करने वाले का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। ये दोनों के दोनों क्या थे? ये उदारवादी नेता। महात्मा गांधी जी इनमें से के कहने पर उदारवादी नेता। ठीक। 1905 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने एक काम और किया था। हिंट में बता देता हूँ मैं। गोपाल कृष्ण गोखले तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बनारस में अधिवेशन जो कांग्रेस में हुआ था, बनारस में, बनारस का कांग्रेस अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। पूछ लेता है वाला क्वेश्चन कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सन पूछ ले कब की थी? 1905 में की थी। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी की थी। किसके लिए? शिक्षा विस्तार के लिए काम और किया था इन्होंने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, लिख देता हूँ मैं, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्यों की थी? शिक्षा के विस्तार के लिए। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा वैसे भी ये लाल बालपाल, ये गरम दल के नेता हैं, ये उदार दल के नहीं है, ये नरम दल के नेता, उदारवादी नेता है। ठीक है, लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ये क्या हुआ? गरम, लाल, बाल, पाल। मतलब जब कोई गुस्सा आता है, किसी को गुस्से में होता है, तो उसके बाल भी लाल हो जाते हैं। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल। आप कैसे भी याद रख सकते हैं। ये खुद ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन कह रहा है मुंबई से बेंगलोर जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। इसका मतलब क्या है? ये है मेरी क्या? मुंबई, ये है मेरा बेंगलोर जहां मैं रहता हूँ, बेंगलोर। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। कैसे जाना है? बाई एयर जाना है। ठीक, बाई हवाई जहाज से जाना है। तो क्या करूंगा मैं? हवाई जहाज से यात्रा करूंगा तब जब हवाई जहाज सेवा से जुड़े होंगे आपस में, तभी तो कर सकता हूँ। मतलब पता चला मुझे जाना यहाँ से कहाँ है? लक्षद्वीप। अब मुझे बेंगलोर से लक्षद्वीप जाने हवाई जहाज चलती ना हो तो मैं कह लूँ मुझे बेंगलोर से जाना है मुरादाबाद। ऐसे करके मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहता हूँ बेंगलोर से। जरूरी थोड़ी है कि बेंगलोर से जो फ्लाइट चलती थी मुरादाबाद में डायरेक्ट चलती होगी। नहीं जुड़े हुए हैं तो नहीं जा सकता, लेकिन जुड़े हुए हैं तो जा सकता हूँ। उसने कहा जाना है जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करो। सलाह कब दोगे? जब ऐसा काम होता होगा। सीधी सी बात है ना, कि मेरी बाइक ले जाओ। अरे तुम तभी तो कहोगे जब तुम्हारे पास बाइक होगी। बिना बाइक के तुम कैसे कह दो मेरी बाइक ले जाओ? सीधी सी बात है, वो कह रहा है जल्दी जाने के लिए हवाई जहाज से जाओ। कहाँ से जाओ? हवाई जहाज से जाओ तुम। तो इसका मतलब क्या? हवाई जहाज चलता होगा मुंबई से बेंगलोर के लिए। बेंगलोर से मुंबई जाने का अन्य साधन अन्य है नहीं है, मैं कैसे कह दूं? उसने सिर्फ हवाई जहाज की बात की, तो मैं हवाई जहाज की बात करूंगा। और बस की बात करता, ट्रक की बात करता, कार की बात करता, तो मैं अन्य की सोचता। उसने अन्य की तो बात ही नहीं की, तो इसलिए एक ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं भी कई बार फ्लाइट में जा चुका हूँ। मुश्किल से, मतलब वैसे मैं जाता हूँ घर से तो मेरे को लगता है 40 आवर बाई ट्रेन। मतलब लगभग मान सकते हैं तीन, मतलब 40, एक दो रात पूरी पूरी और एक पूरा दिन। और बाई एयर जाता हूँ मैं हवाई जहाज से तो मेरे को लगता है ओनली 3 आवर। बेंगलोर सीधा दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है कैंपगोड़ा। और बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है। आप बोले तो किसी रील्स में दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है। अलमारी संग्रहण करना कुर्सी, जैसे अलमारी में क्या करते हैं हम चीजों को संग्रहण करते हैं। संग्रहण करने के लिए क्या लेते हैं? अलमारी, जैसे बोलते हैं कवर्ड, हम बहुत सी चीजें रखते हैं उठा उठा के। कपड़े रख दिए, किसी ने अपने जेवरात रख दिए, साथ के साथ में कुछ और रख दिया, नीचे कुछ चप्पल रख दिए। इस तरह से कुर्सी काय के लिए काम में आती है? बैठने के काम में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षकों के बलों का प्रमुख कौन होता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च, मतलब सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना कमांडर का होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च की बात की उसने, प्रमुख की बात की है उसने। ठीक है, तीनों के प्रमुख राष्ट्रपति। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। ठीक है, ये श्रुति है, दौड़ रही है।
कितने की चाल से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 किलोमीटर। ठीक है। तब श्रुति दौड़ना शुरू करती है जब बीना को 18 मीटर आगे, तो बीना 18 मीटर आगे रखी है मतलब 200 मीटर से कम दौड़ाएंगे। कितना? 18 कम, तो कितना हो गया? 182। इससे करे तेरे बस की नहीं है तो एक काम कर, 18 मीटर आगे जा खड़ी हो जा। तो मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक दौड़ना था 200 मीटर, लेकिन मैंने बीना को खड़ा कर दिया यहाँ पे कि तू यहाँ से दौड़ 18 मीटर आगे। तो वो कितना दौड़ेगी? ओनली 182 मीटर। ठीक है। ठीक है, समझाने के लिए बताया मैंने आपको इतना ही। 182 मीटर कितनी स्पीड से पता नहीं, तो एस स्पीड से। और तब भी क्या होता है, 30 सेकंड से हार जाती है, मतलब कतई गेग गलने के लिए। फिर भी हार गई, मतलब माइनस कितने सेकंड से? 30 सेकंड, दोनों डिफरेंस कितना? 30 सेकंड। आप बोलोगे कि पहले ये क्यों रखा, पहले ये क्यों नहीं रखा? जब ये धीरे दौड़ रही है तो टाइम ज्यादा आएगा। ये क्या है, टाइम के इक्वल है ना, तो ज्यादा वाली में से कम वाली घटाएंगे ना। इसलिए पहले धीरे दौड़ने वाले को रखा, तेज दौड़ने वालों को बाद में रखा। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ सेकंड में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद कैसे रखेंगे? आपको पता है किलोमीटर क्या होता है, ज्यादा वाली वैल्यू होती है, मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू होती है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर छोटा आएगा तभी तो छोटे वाली वैल्यू आएगी। आप बोलेंगे ठीक बात है। अगर मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो मुझे बड़ी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर ही बड़ी वैल्यू रखूंगा, मतलब 18/5। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, 5/18 से करनी है या 18/5 से करनी है। अगर छोटी वैल्यू में जाना है तो ऊपर छोटी वाली आनी चाहिए गुणा करते हो, और बड़ी वैल्यू में जाना है तो ऊपर बड़ी वाली वैल्यू आनी चाहिए गुणा करते हुए। ठीक। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो, चीजें नई नई सीखने को मिल रही हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ इसकी क्लास में मेरा एक भी नंबर इंक्रीमेंट हो सकता है, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, हैंड टू हैंड लाइक करें, फिर आप भूल जाए, मुझे पता है टालते रहते हो। ठीक। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट। कैसे को? 5×4 = 20, 20 कितना हो गया? 182 अपॉन एस, मतलब स्पीड माइनस 180 इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब ये माइनस किधर जाएगा, कितने? प्लस 180 इधर आ जाएगा। ठीक। इधर क्या बचेगा? तो ये बचेगा 182 अपॉन एस इज इक्वल टू 210। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू, ये इधर पहुंच जाएगा तो 182 अपॉन 210। ये क्या चल रहा है? मीटर पर सेकंड में। आंसर किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। ठीक है। अब इसको भी चेंज कर लेंगे, रुक जाओ। इसको काट सकते हैं क्या हम किस चीज से? हाँ, 7×2 = 14, 7×6 = 42, 7×3 = 21। ठीक, 13, 15 क्या आ गया? 13/15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को जल्दी बताओ किलोमीटर पर आवर में चेंज करने क्या करना पड़ेगा? किसमें? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने, मतलब बड़ी वैल्यू में चेंज करने के, तो ऊपर क्या रखूंगा? बड़ी वाली वैल्यू। ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज है। कितना हो गया है? 3×5 = 15, 3×6 = 18, 13×6 = 78/25। तो 25 या 75, यही वाला आंसर होगा। चाहे काट के देख लो। 25 या 75 हासिल लगे, 3 है ना। 75 में 75 में से 75 के 3 बचे, 25 ही करना, 25 3.1, मतलब यही है राइट आंसर। ठीक। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिर्फ इतना सिखाने के लिए क्या बनना है, मुश्किल से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप खुद भी करके देख लेना टाइम लगा के। अक्टूबर 2020 में करंट अफेयर क्वेश्चन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? उस टाइम नोवाक जोकोविच प्रथम स्थान पर थे। एटीपी की वर्तमान रैंकिंग, करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ो। जो क्वेश्चन समझाने लायक है, जहां से एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की चीज है, मैं खुद बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। 0.83, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले प्लस करने वाला कुछ मत करो, आंख मीच के पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते चले जाओ और उनको ऐसे लिख के ऐड कर दो। 83 पॉइंट, इधर डबल फोर है, इधर डबल फोर, सिंगल फोर, सिंगल फोर, पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान रखो, फोर डबल फोर, पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान रखो बस, बाकी कुछ भी आता है ऐसे कैसे लिखते रहो। पॉइंट है ही नहीं तो कोई नहीं, जीरो लिखो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आगे जोड़ लेते हैं। 4, 4, 3, 7, 4, 7 राइट आंसर। बस काम खत्म, मत करो ना जोड़, क्यों करना है जो जरूरत ही नहीं है तो। वरना करके देख लो, 8×4 = 12, 12 और 4 16, 16×6 = 22 का 2 हाथ से लगे तो 4×4 = 8, 4 = 12, 12×3 = 15 और 2 17 का 7 हाथ से लगे, 4×4 = 8 में आया ना वही। तो ये जो तुमने ये 15 से 20 सेकंड लगाई इतना सारा सोल्व करने में, क्या जरूरत पड़ रही है? लास्ट में देख लो, यही मिल रहा है। ना तो ये, ना ये, ना ये, यही आंसर है। हाउ मेनी बाइट्स मेक ए किलोबाइट? कितना है? 1024। कैसे पता होना चाहिए आपको? जैसे हम कहते हैं मैंने 1 GB का रिचार्ज कराया, तो 1 GB में कितने MB आती है? 1024 मतलब 1024 MB। GB से मतलब गीगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट। फिर 1 MB बराबर कितना होता है? 1 MB बराबर होता है 10,024 KB। KB होता है किलोबाइट। ऐसे ही 1 KB बराबर कितनी बाइट? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। ये पता होना चाहिए। फिर बाइट्स में 8 बिट्स, वो अलग चीज होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं।
643, ये देखो कितना हो रहा है। 12 6 72, 24, 24 के 72, 48 नहीं बन रहा। अगर 12 6 18, 18 और 24, 12 6 18, 18 और 24 करूंगा तो 48 आएगा। 8 4 12, 2 3 4, हाँ। फिर इसको आपस में प्लस कर दिया। पहले इनको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, ये आ गया। फिर 8 4 12, 12 और 16, नहीं 32 कभी नहीं आया। 16 16 32 आएगा, तो ऐसे तो बन नहीं रहा। और देख लेते हैं कितना होगा। 12 6 72, 24 में से 72 में से 24 गए तो भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बन रही बात, तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे एक करना पड़ा प्लस, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दो प्लस, +1 +2। फिर यहाँ से यहाँ तक पता नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। +4 +8 +8 +16। इधर क्या गया, पहले +8 किया, फिर क्या गया +16 किया। ऐसे ही इसमें +4 किया, +8 किया, मतलब ये इसका कितना हो रहा है, ट्वाइस। ये इसका ट्वाइस कितना है, ट्वाइस ट्वाइस। ऐसे ही इसमें क्या, +1 +2, ये किसका हो गया, इसमें ट्वाइस। ऐसे ही इसमें कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, आप बोलेंगे 4। 4 क्या होगा, +4। कब होगा, जब ट्वाइस करूंगा। ट्वाइस किसका, 2 का, तो यहाँ कितना होना चाहिए, +2। सही है ना। +2 क्या होगा, 6। 6 प्लस करूंगा मैं 2, तो कितना आएगा, 8। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप बातों को। वरना माइनस माइनस, 12 में 4 गए 8 बचे, 8 में से 2 गया 6 बचे। ऐसे भी कर सकते हैं। अब 24 में से 8 गए 16, 16 में से 4 गए 12। अब माइनस माइनस भी कर, इधर को चेक करेंगे तो माइनस, इधर को चेक करेंगे तो प्लस। सिंपल ही था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आ रहा है, कुछ टफ नहीं आ रहा इसमें कोई। किस कूट भाषा में 1 2 3, ये कुछ भी कॉमन है कि देखो, C 1 C B राइट, नहीं कुछ कॉमन नहीं है। 7 8 9 में से एक आंसर है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी राइट बैक का पूछा है। बी कहाँ आ रहा है, इसके सामने आ रहा है, इस वाले सीरीज में तो आ रहा है ना। तो बी राइट बैक में से एक होगा, तो 7 8 9 में से कोई सा एक होगा। अब चेक कर लेते हैं कौन सा कॉमन, कुछ नहीं है, तो बी कहाँ पे है, 7 के सामने है, तो 7 हो गया। राइट का पूछता तो 8 हो जाता, बैक का पूछता तो 9 हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, देखो बुक की बात की है तो बुक बताने लायक चीज है, इसमें हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है, किसने लिखा है ये उपन्यास, चेतन भगत ने लिखा है, अरुंधति राय ने लिखा है, किरण देसाई ने लिखा है। ये लिखा है अरुंधति राय ने। किसने लिखा है, अरुंधति राय ने। ठीक है, ये अरुंधति राय जो है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये कब लिखा गया था, 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको। 1997 में मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक। पुरस्कार में ऐसा ही नहीं बनाया मैंने, बहुत दिन हो गए हिंदी यूज किए हुए, ऑफिस में तो हिंदी चलती नहीं। पुरस्कार, ठीक है। अब बात कर ले चेतन भगत की। चेतन भगत की वजह बहुत सारी है, 5 पॉइंट संबंध टू स्टेटस, ये मैं कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कर देता हूँ। पहले तो इनकी पत्रिका की बात करता हूँ मैं, चेतन भगत की टाइम पत्रिका। 2010 में टाइम पत्रिका क्या है, टाइम पत्रिका, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 पॉइंट संबंध, क्या है, 5 पॉइंट संबंध। और बात कर लेते हैं टू स्टेटस, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड, एक मूवी भी है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक, सलमान रुश्दी की बात कर लें, एक भारतीय मूल ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यास और निबंधकार थे। और इनका जो है उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन, 1918 में बुकर पुरस्कार मिला। और बात कर ले किरण देसाई की, तो इन्होंने 2006 में एक उपन्यास था इनका, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, के लिए मैन ब्रोकर पुरस्कार मिल चुका। हम आपको सेपरेट वीडियो बता देंगे इसके बारे में, क्योंकि ऐसे जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक होंगी उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सेपरेट चैप्टर लगा देंगे, ठीक है। 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, इसमें सारा इम्पोर्टेंट बुक, सब काम खत्म। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए तो दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक आपको ध्यान भी रहेगा, पता भी। जब भी अलग अलग घटाने की बात करें तो क्या करना चाहिए, सीधा 3x संख्या मान लो, प्लस 8 घटाया माने मतलब माइनस, पहली संख्या में से ऐसा लिख दिया, अपॉन दूसरी क्या है 2x, 3x 2x, दूसरी संख्या में से 6 घटाया 6, क्या होगी, 5:4 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 4 × 12, एक्स माइनस 32 इज इक्वल टू 10x माइनस 30। एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो 2 3 6, 2 2 जा 4, मतलब 3:2 ही आएगा। जो था वो का वही आएगा, क्योंकि मान लो 3 मल्टीप्लाई 2 करूंगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा, इससे तो कट जाएगा, वही आएगा सेम टू सेम,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 450 यात्री में से एक भरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो पहले कितने थे जब चलना शुरू किया? तो 450। ये कहाँ जा रहा है? 450 चलना शुरू किया जब स्टार्ट किया था उसने। ठीक। पहले स्टॉप पर उसने 1/9 यात्रियों को नीचे उतार दिया, तो कितने बचे होंगे? 8/9 पहले स्टॉप पर। ठीक। तो कितने हो गए? 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40, बचे कितने? 400। पहले स्टॉप पर यात्री कितने रह गए? 400। ठीक है। लेकिन उसने कहा +20 और चढ़ गए, तो पहले स्टॉप पे सब काम हो गया ये, तो पहले स्टॉप पर यात्री कितने हैं अब? 420। पहले स्टॉप पर 420। अब चलेंगे स्टॉप 2 पर। स्टॉप 2 पर। ठीक है। उसने दूसरे स्टॉप पर 420 यात्री पहुंचे होंगे, फिर ये बात 400 बचे हुए थे, 20 और बैठ गए, 450, 420 हो गए। अब 420 यात्री ही, ना उतर कोई उतरा ना कोई बैठा स्टॉप 2 तक, तो 420 ही पहुंचेंगे स्टॉप 2 तक, बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा 1/6 यात्री नीचे उतर गए, तो कितने बचे होंगे जब 1/6 उतर गए? 5/6 बचे। 6 सत्ते 42, कितना हो गया? 70। 350 यात्री बचे। और वो लगा 19 और बैठ गए, तो फिर बढ़ गए, कितने हो गए ये? 369 स्टॉप 2 पे। अब स्टॉप 2 से चलनी शुरू की स्टॉप 3 की तरफ। स्टॉप 3 पे कितने यात्री पहुंचेंगे? आप बोलेंगे 369 यात्री पहुंचेंगे। कितने पे? स्टॉप 3 पे। कोई तीसरे स्टॉप पर कितने यात्री साथ पहुंची? 369 के साथ तो पहुंची होगी ना, कोई उतरा ना कोई चढ़ा, जब तक तो 369 ही रहेंगे ना। सिंपल सी बात है। हिसाब मान चलो, आप कोचिंग जाते हैं, कितने आदमी बस में बैठे, कितने उतरे कितने चढ़े, आप हिसाब से भी हिसाब लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लो मैं उस बस में बैठा हूँ, ऐसे सोच के। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन जब हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये कब किया था? इन्होंने किया था ये 24 दिसंबर, तो पूरा लिख दें, 24 दिसंबर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। दिल्ली मेट्रो जो है कोलकाता मेट्रो के बाद दूसरी भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई थी। पहले कहाँ था? फर्स्ट थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ये दूसरी थी दिल्ली में। पूछे दूसरी, ये बात है भूमिगत मेट्रो की। भूमिगत मेट्रो की बात करें तो दूसरी, वरना सबसे व्यस्त मेट्रो की प्रेजेंट टाइम बात करें तो दिल्ली की ही है। सबसे व्यस्त मेट्रो क्या है? दिल्ली की है। और किसने बनाई थी? ये बनाई थी इन्होंने। मैं बताया तो भूमिगत मेट्रो की बात की तुमने, दिल्ली मेट्रो। किसने स्टार्ट की थी? ई श्रीधरन ने। कहाँ के हैं ये हैं केरल राज्य की। मेरे पड़ोसी हैं श्रीधरन। ठीक। ई श्रीधरन। ये कहते हैं इंजीनियर भी हैं, पॉलिटिक्स वाले आदमी भी हैं, मतलब राजनीतिज्ञ भी हैं और इंजीनियर भी हैं। उन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो दोनों बनाई थी। एक और बनाई थी, क्या है? कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो। पूछ ले किसने बनाई थी? ई श्रीधरन ने बनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भाई कितना सिंपल दे रखा है, बी को क्यू बता रखा है, बी को 22 बता रखा है, आर को 18 हो गए। आर 18 बता रखा है, तो आप बिहेवियर कैसे लिखेंगे? ये मिसप्रिंट हो गया, 18 था। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे वर्णमाला में आते हैं वैसे वैसे साफ साफ दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? B1 E5 H8 A1 B22 I9 O15 U21 R18। 15 21 18, 15 21 18, 15 21 18, ये नहीं है। 15 21 18 ये नहीं है, इन दो में से एक है। स्टार्टिंग में देख लेते हैं, 15 8 12 B2 सॉरी, 25 8 12, 25 8 12 ये नहीं है, 25 8 12 ये है। बस पूरा मत लिखो, शुरू को लास्ट में देख लो, अगर सारा का सारा मैच कर रहा है तो पूरा लिख लो, पूरा चेक कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन, मतलब कि माध्य बात कर रहा है, 21 का माध्य 42 है। तो टोटल नंबर कितने हैं? नंबर है हमारे 21। एवरेज कितना है उनका? 42। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 21 गुणा 42 कितना हो जाएगा? 21 धुनी 42, हाथ से लगे 4, 21 चौक 84 और 4 88, 882। ठीक। अब बात कर रहा है द मीन ऑफ द फर्स्ट 11 ऑब्जर्वेशन, शुरू के 11 का कितना है? 50, तो कितना हो जाएगा ये? 550। ठीक है। अगले की बात कर रहा है, ये टोटल नहीं है। ठीक। अगले बात कर रहा है, अगले 11 की कितना है? 35, तो कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 3 8, 3 3। मैंने बताया था 35 की किसी 11 में किसी चीज को गुणा करनी हो तो क्या, पहले वो यूनिट डिजिट कैसे कैसी, फिर उसमें अगली संख्या ऐड कर दो, फिर वो संख्या ऐसे कैसी। ये क्या है? 11 का मल्टीप्लाई का तरीका है। कितना हो गया? 5 13 9। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो जाएगा? 8 8 2। जो 2 टाइम्स हो 11 11, जो हमारा ये 22 बैठ रहा है ना। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 11। हमारे कितने हो गए? ये 21। तो हमारे कितने हो गए? 22। एक जो एक्स्ट्रा है उसी का पूछ रहा है, 11वें का। ठीक है।
क्योंकि 11वां 2 बार काउंट हो गया, 11 यहाँ 11 यहाँ, तो 22 आ गए, आने कितने चाहिए थे 21। तो कितना हो जाएगा, 5 2 3, 53। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा एनिफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो पहले पता होना चाहिए, जो मच्छर होता है हमारा, इस तरह से डंक बैठाता है, जैसे काटता है मच्छर ऐसे डंक से, तो ये क्या होता है, मादा एनिफ्लीज हमेशा मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता, और वही क्या कहलाती है, मलेरिया कराती है। उस मलेरिया करने वाले मच्छर का नाम है मादा एनिफ्लीज मच्छर। ठीक, मच्छर, बच के रहना। 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। 1945 यूएन के लीग ऑफ नेशंस की बात की गई है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद किया गया था। यूएन यूएन क्यों बना है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिसके 6 प्रमुख अंग थे, लेकिन वर्तमान में 5 ही शक्ति में है। क्यों बनाया गया था ये? ताकि हमारे पूरे वर्ल्ड में शांति कायम रहे, शांति बनी रहे, इसलिए हमारा ये बनाया गया था, ये संगठन। ठीक है। अब इसमें मतलब कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि ए बराबर 1 है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया, एस बराबर 19, जो वर्णमाला में दे रखे हैं नंबर वही वही दे रखे हैं। एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1, एस 19 A1 G7 E5। तो 13 1 19, 13 1 19, 13 1 19, 13 1 19, 13 1 19, लास्ट में देख लो 1 7 5। लास्ट वाली देख लेते, शुरू में तो वह आंसर जाता है हमारा, शुरू वाला नहीं देखते। ये तो भाई मुश्किल से 2 से 4 सेकंड का डिफरेंस पड़ेगा इसमें तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूर्ण रूप की बात की गई है? जीएसएलवी के पूर्ण रूप की बात की गई है। तो जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएलवी हमारा एक है सैटेलाइट पहुंचाने वाला व्हीकल है, तो इसको बोलती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट को लॉन्च करने व्हीकल का नाम क्या है? जीएसएलवी। जैसे जीएसएलवी 3, जीएसएलवी 2 नाम सुना होगा ना, उसका नाम है जियो, इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो लिंचिंग व्हीकल, लॉन्च व्हीकल यहाँ भी है, लिंचिंग व्हीकल नहीं होगा। ठीक है, लिंचिंग नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल होना चाहिए, लिंचिंग गलत लिखा गया है, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होगा, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होगा, ग्लोबल नहीं होगा, ग्लोबल नहीं होगा। यहाँ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, यहाँ जियो सैटेलाइट है, लेकिन लॉन्च व्हीकल होगा, ना कि लॉन्चिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई। ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये तो सीधे सीधे कंसेप्ट की बात की गई है। क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है ये कि QBC 70, मतलब ये है QBC कितना है, 70। अब ये कभी भी कोई भी हमारा ऐसा बने और उसके अंदर कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी कॉमन चोड़ हो, ये रहे यार, ये क्या बन रहा है, कोई भी स्पर्श रेखा इस तरह से जाए और वो किसी भी ट्रायंगल को टच करे, तो उसके बनने वाला बाहर का जो कोण है अंदर के दो कोणों इक्वल होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर ये 70 होगा, ये कंसेप्ट है, ये 70 है, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब ये 70 है, ये 70, टोटल कितना हो गया? 140। होता कितना है? 180। बचा कितना हो गया? 40। 40। यही इसका तरीका करने का, कंसेप्ट पता होगा तो कर दोगे, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखो कि 70 है, ये भी 70, ये भी 70, कितना बचेगा? 40। बस इतना ही करना था, 4 से 5 सेकंड में। अब वो कह रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। मान लो ये मेरी एक दीवार है, दीवार की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर ऊंचाई पर है। ये सीढ़ी है मेरी, ये ऐसा खड़ी है दीवार के सहारे, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 5। ठीक है, 5 है। और वो कह रहा है ये सीढ़ी निचले सिरे से 2.6 मीटर दीवार को खिसका दी। यहाँ से मैंने 2.6 मीटर इधर खिसका दी दीवार के सहारे। अब ये सब खिसकी है, सीढ़ी की लंबाई तो कम होगी नहीं, सीढ़ी और ऊंची की ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है, बात है, सीढ़ी तो उतनी रहेगी, सीढ़ी पहले 5 थी अभी 5 है, कुछ ना कुछ ये एच ऊंचाई बढ़ गई होगी। आप बोलेंगे ठीक है। अगर मैं पहले ट्रायंगल में बात करूं, अभी मैं सीढ़ी पीढ़ी नहीं खिसका रहा, तो आप क्या बोल रहे हैं? ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपल एट होता है। टोटल कितनी होगी डिस्टेंस? 4। आप बोलेंगे मैंने 2.6 खिसका दी, ये कितनी बची होगी? ये मेरी अब बची है 1.4। कैसे? 4 में से 2.6 कम कर लो, सॉरी 2.6 कम कर लो, माइनस कितना हो जाएगा ये? 1.4। ठीक है, इतना समझ में आते हो आपको? ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं। अब क्या बन गया? मेरा एक नया ट्रायंगल बन गया इस तरह से। ये ये भी क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी मेरी पूरी 5 है, ये मेरी 1.4 है नए वाले में, ये मेरी 3 है। ठीक है, अब ये मेरी 3 है यहाँ तक। पूरी का मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ नहीं लेना, पूरी का नहीं पता तो मैं पूरी ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं निकालनी एक्स है, ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, मैं ये 3 + H मान सकते हो। तो मैं क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कितना? 1.4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25, सॉरी 5 का स्क्वायर होगा, ये 25 को लीजिए, 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 5 5 25,
25 माइनस 14 कितना हो जाएगा ये? 14 हो जाए 196। तो 196 में इसका स्क्वायर का 1.96 तो हो जाएगा 1.96। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 4032 2304। 2304 का फिर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ताकि एक्स की वैल्यू फाइंड कर सके हम। अंडर रूट 23.404। इसका देखो इसे निकालो डायरेक्ट कितना आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 5 5 हाँ 4 चौक 16 बचा कितना 704। ये हो गया 8। 16 7 ही होते हैं ना। 15 5 5 25 25 में से ये गएंगे 196 सही किया ना मेरे वैसे। 25 में से 196 जाएंगे 14 14 196 13 1 169 ठीक है। 4 नंबर हो गया 0 5 4 में से गया 3। हाँ 2 का 2 ठीक है सही किया है तुमने। ये कितना हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? 4 चौक 16 16 7 23 2 दूनी 4 2 8 16 नहीं 8 8 64 8 64 48 का आ गया ये। मतलब 4.8 का। किसका हो गया है? 4.8 का स्क्वायर होता है 2304। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8। ये तो मुझे वैसे भी निकाल दें 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 7 23 वैसे भी निकल जाते हैं। ठीक है 4.8 का हो गया स्क्वायर स्क्वायर रूट 23.4 किसका होगा? 4.8 का आ गया। अब क्या करेंगे? 4.8 कितना है मेरा? ये पूरा है। लेकिन मुझे पता है यहाँ तक मेरी कितनी वैल्यू 3 दे रखी है। अब 4.8 यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा। 3 मुझे पहले से पता है, मुझे तो किस इतना निकालना है ये। ऊपर ऊपर अब कितनी ऊपर खिसकी? आप बोलेंगे इसमें से 3 हटा दो कितना हो जाएगा? 1.8। यही क्या राइट आंसर। ठीक कुछ नहीं था कैलकुलेशन थी स्क्वायर रूट पर निकालने थोड़ा टाइम लग गया बाकी कुछ नहीं था। मेरे माइंड में मतलब क्लिक नहीं कर रहा था किसका होता है बस ये याद भी था मुझे तो ये बाद में ध्यान आया। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे नहीं होगा वो ऐसे ही निकालेगा भाई सीधी सी बात है। 5 12 17 वो 5 12 19 टू से 26 देखो 7 7 7 7 ये देखो 3 सेकंड भी नहीं लगी। उसमें हमने अगर 1 मिनट भी ले ली इसमें 3 सेकंड में काम कर दिया। एवरेज वहीं बैठेगा 30 से 40 सेकंड। उस बिना रेखा चयन कीजिए जो संगीत बाद ढोल बांसुरी देखो ढोल हो या बांसुरी दोनों बजाने वाले हो गए। ये हो गया संगीत बाद। ये हो गया ढोल ये हो गई बांसुरी। ठीक नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो BCDE राइट आंसर। काम खत्म। देखो NOPQ भाई 2 से 3 सेकंड बस। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपति ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ये जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन एनटीपीसी में है वो कहीं और नहीं आ सकता। अभी जो क्वेश्चन आया था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 22 23 वाला जो एग्जाम हुआ था अभी पिछला उसमें आया था ये स्टेनोग्राफर में। AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन। अब बोले एनटीपीसी उसका लेना देना है। भाई ये जरूरी नहीं है जीएस से जो क्वेश्चन है वो तो आएगा ही। भाई चाणक्य की अगर बुक अगर अर्थशास्त्र है तो शास्त्री आएगी ना कुछ और थोड़ी आ जाएगा चाणक्य बदल थोड़ी जाएगा। एनटीपीसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेट एग्जाम कोई सा भी हो एनटीपीसी हो मतलब कोई सा भी एग्जाम कोई जीएस सेम ही रहती है लगभग। बस ये ध्यान रखना पूछ कौन रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में बहुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है दूसरे से 11वें स्थान पर टोटल पूछा है तो 11 7 18 17। क्यों? टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना है 7 राइट कितना है 11 माइनस 1 11 7 18 एवरेज 17 टोटल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है कब स्टार्ट किया गया था? कि एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक के खाते का नाम बताओ। ठीक ये भी सेम डिक्टो टू क्वेश्चन कहाँ में आया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था मुझे ध्यान आ गया। ये क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना उसमें आया था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा। और उसके बाद कौन सी मतलब इस योजना को चलाने के लिए क्या और शुरू किया गया था साथ में? एक सुकन्या समृद्धि खाते की बात की गई थी। ठीक है हरियाणा सरकार द्वारा। 47 क्वेश्चन हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर ले या फिर इनसे हाँ तुमने भी बता गया मैंने पूछा था आपसे कब शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015। क्योंकि उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? योजनाएं। दो तो क्वेश्चन आने आनी है योजनाओं से। एक ये पूछी थी एक साथ प्रधानमंत्री कुछ आवास करके पता नहीं तेरे को एक और योजना पूछी थी। ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा बता दिया मैंने कब शुरू की 2015 में बता दिया मैंने। जन धन योजना 2014 में शुरू की थी प्रधानमंत्री खाते वाली। ठीक
एक वस्तु को 1,750 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को, भाई ये सेम टिट्टो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, कितने पर बेचने पर, ये पता है क्या है मेरा बिक्री मूल्य। अगर बिक्री मूल्य से कभी क्रय मूल्य बताना हो तो पहले ऊपर 100 अपॉन में जो परसेंट में लॉस हो वो या हानि हो, मतलब प्रॉफिट हो वो, कितना हो जाएगा ये 85 मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया मेरा सीपी। टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया सीपी। अब क्या बनाना उसका एसपी, फिर से सीपी पे जो लाभ हानि हो वो ले लो, वो ऊपर लेनी पड़ेगी। 100 से 100 कट जाता है तो कितना हो जाएगा ये 17 बार, ये 5 से हो जाएगा, 5 या 15, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, नहीं 5 सत्ते 35, फिर से 17 दूनी 17, 112, 17 सत्ते 119। मैसेज इतना लिखता 1785 मल्टीप्लाई 115/85। मुझे पता है क्या ये 100 से 100 कट ही जाएगा, फिर इसे काट लूँ मैं किस चीज़ 17 थी कैसे, हाँ 17, इसको काट लूँ यार, इसको काटे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, हाँ 17 का ना 17, 17 पंजे 85, और 5 सत्ते 35, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है 100, तो कितना हो जाएगा ये 0 0 2 20 3 0, ठीक है। और कितना हो गया ये 5, 27 पंजे 5 सत्ते 35, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 भी तो लूंगा मैं इसमें। मैंने क्या जल्दी के चक्कर में क्या कर लिया, 17 का 17, ठीक है, 17 पंजे 85, ठीक है, 27 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, सीधी सीधी कर देता हूँ 27, 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 7, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 2, कुछ 3 5 7, कुछ इस तरह का आ रहा है मेरे हिसाब से, कुछ और आना चाहिए। ऑप्शन तो मैच नहीं करा, आंसर का तरीका सही है, बस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। 1785 मल्टीप्लाई एक 115 अपॉन 85, ठीक, ये होगा। 17 से मैंने 5 से काट लिया, 17 बार 17 पंजे 85 ऐसा करके, तो ये हो जाएगा 17, 5 दूनी 10, 5 या 15, 17 से अगर मैं 17 से 85 काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा मेरे हिसाब से लगभग 1785 डिवाइड बाई 17, तो ये हो जाना चाहिए 17 का ना 17, 0 17 पंजे 85। अब 105 की अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ 23 में, तो ये 23 में, तो 23 पंजे कर लूंगा मैं इसमें 23, 3 पंजे 15, एक का एक, 3 गना 3, 2 पंजे 10, एक का एक, 2 एक 2, 5 1 4 2, देखा सब कुछ हो रखा था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 4 + 2, मैं बिल्कुल वही फील कराता हूँ जैसे हम एग्जाम में फील करते हैं, चीजें आती हैं लेकिन जल्दीबाजी दिमाग में माइंड में प्रेशर क्रिएट रहता है कि क्या करके जल्दी जल्दी के चक्कर में, कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करूँगा भाई, सीधा सीधा खोल दूँ a² + b² + 2ab, -a² - b² + 2ab, क्यों होगी, क्योंकि इधर बाहर माइनस दे रखा था, सबको माइनस कर देगा, माइनस वालों को प्लस कर देगा, a² से a² खत्म, b² से b² खत्म, क्या बचेगा 4ab, नीचे भी क्या है ये ab से ab कट गया नीचे वाले से, 4 इसका आंसर हो गया, देखो इस सेकंड में कर दिया। कहीं टाइम ज्यादा लग रहा है तो कहीं कम भी लगेगा, यही तरीका होता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन 1857 में अंग्रेजों के मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। अब 1857 की बात की गई है, जहाँ क्रांति हुई थी 1857 में, किसको बर्खास्त किया गया था, बहादुर शाह जफर को बर्खास्त किया गया था, ये क्या था अंग्रेजों ने किया था, मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। अब बहुत बहादुर बनते फिरते हैं ना मुस्लिम, लेकिन अंग्रेजों के सामने भी इन्होंने घुटने टेक दिए, आप ऐसे याद कर सकते हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, आपसे लाइक भी अच्छा नहीं बना, बढ़िया लाइक बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।